जी कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 53। कल के लेक्चर में हमने एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम अदर मैटर पैराग्राफ स्टडी करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपकी होम असाइनमेंट के। अच्छा, होम असाइनमेंट आपको मैं शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, उसकी रीज़न सुन लीजिएगा। असल में हमारे वॉल्यूम 2 के और वॉल्यूम 1 के क्वेश्चंस की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो वो सारे क्वेश्चंस क्लास में जितने हमारे पास टाइम एलोकेट हुआ है उसमें डिस्कस होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो तरीकाकार मैंने क्या सोचा, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इसकी प्रैक्टिस डिस्कशन जो है वो पहुँचे। यानी आप पहले खुद से कोशिश करें, लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होता तो कम से कम आप उस क्वेश्चन की डिस्कशन को जाके देख सके। वो डिस्कशन जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो आप चाहे तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है, अगर आपके पास टाइम हो तो उनकी डिस्कशन को सुने, वरना उनमें से जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लगे आप सिर्फ उन केस स्टडीज की डिस्कशन को सुन सकते हैं। असल में वो केस स्टडी की डिस्कशन रिकॉर्ड हुई हैं पिछले सेशंस में। ठीक है, तो पिछले सेशंस के लेक्चर थे, उनमें से मैंने रेलिवेंट जो डिस्कशन है उनको कट करके अलग कर दिया था। अब मेरे पास ऑप्शन एक तो ये थी कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी चैप्टर में 20 क्वेश्चन है तो मैं 5 या 6 या 7 क्वेश्चन को सेलेक्ट करके उनकी डिस्कशन आपको क्लास में करवाऊँ और बाकी जो है वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर छोड़ दूँ। तो लेकिन मैंने डिसाइड ये किया कि ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 में से 10 क्वेश्चंस की डिस्कशन ऑलरेडी मौजूद है, तो क्लास में बजाय ये कि मैं उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वो डिस्कशन मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। बाकी जिन क्वेश्चंस की डिस्कशन नहीं है वो मैं इस सेशन में आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि डुप्लीकेशन की बजाय आपके पास एक कंप्लीट पैकेज बनता जाए कि जो क्वेश्चन क्लास में हम डिस्कस करेंगे उसमें तो आप पार्टिसिपेशन कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा जो क्वेश्चन क्लास में डिस्कस नहीं हो सके, अगर पास में उनकी कोई रिकॉर्डिंग मौजूद है तो आपको एक वैल्यू एडिड सर्विस के तहत वो आपके साथ शेयर कर ली जाए। आपका दिल करे, आपके पास टाइम हो, आप उनको देखें, और अगर आप समझते हैं कि नहीं आपने कुछ केस स्टडी सॉल्व कर लिया है और डिस्कशन की जरूरत नहीं है तो आप उसको ना देखिए। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप केस स्टडीज अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसको टाइम हो तो जरूर देख लें, बेहतर ज़्यादा यही है। लेकिन वो आपकी अपनी ऑप्शन के ऊपर है। अगर आप समझते हैं केस स्टडी सॉल्व हो गई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब क्लास में आपके क्वेश्चन या केस स्टडी डिस्कस नहीं होगी, नहीं, डिस्कस जरूर होगी, वो सिर्फ आपको एडिशनल प्रैक्टिस के तौर पर मैंने आपके साथ क्वेश्चन शेयर किए हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब चलते हैं, कल आपको असाइनमेंट दी गई थी, 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, उनमें से 2 क्वेश्चंस की डिस्कशन मैंने कल व्हाट्सएप पे आपके साथ शेयर कर दी थी। बाकी 2 क्वेश्चन उनकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन रिप्रोडक्शन का है और एक क्वेश्चन केस स्टडी का। वॉल्यूम 1 का क्वेश्चन रिप्रोडक्शन का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 15, व्हाट इज मेंट बाय एन एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ इन ऑडिटर्स रिपोर्ट? आइडेंटिफाई द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच एन ऑडिटर वुड बी रिक्वायर्ड टू इंक्लूड एन एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। एक क्वेश्चन है लेकिन उसमें 2 रिक्वायरमेंट्स है उसकी। कौन कौन सी 2 रिक्वायरमेंट्स है? एक एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ को डिफाइन करना है और दूसरा सिचुएशंस बताना। अच्छा, आपके ख्याल में इसकी मार्किंग स्कीम क्या होगी? 5 नंबर का टोटल क्वेश्चन है, 2 नंबर की डेफिनेशन होगी और 3 नंबर होंगे उसके एग्जांपल्स के। ठीक है, सर्कमस्टेंसेस बताने के, और उसमें भी शायद एक सर्कमस्टेंसेस को डिस्क्राइब करने का 1 नंबर होगा। लेकिन मैं एहतियातन टू बी ऑन सेफ साइड क्या करूंगा भला, मैं एक आधी एक्स्ट्रा सर्कमस्टेंसेस भी लिख दूंगा ताकि अगर कोई गलत हो जाए तो वो मुझे मेरे कंपनसेट कर दे। आप मुझे ये बताइए, एग्जाम में अगर आप इस तरह की लिस्ट आती है और उसमें कुछ पॉइंट्स ज्यादा लिख देते हैं तो वो आपके फर्स्ट 3 आइटम्स को चेक करेगा या बेस्ट 3 आइटम्स को चेक करेगा? बेस्ट 3 आइटम्स को चेक करेगा, याद रखिए। इसलिए हमेशा अगर आपके पास टाइम हो तो बेहतर यही है कि आप कुछ एडिशनल लिख दें, कुछ एडिशनल पॉइंट। अगर आपके पास टाइम हो तो एडिशनल आइटम लिख देना ज्यादा बेहतर है। जी, एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ बताइए क्या है? is included in auditor's report if auditor consider it necessary to draw user attention to a matter which is disclosed in financial statement, that is fundamental for user understanding of financial statement, provided matter does not require modification and matter is not a क्या, provided matter does not require modification। ये बता दीजिए इस लाइन का क्या मतलब है? मैटर डज नॉट रिक्वायर मॉडिफिकेशन इन ओपिनियन, कि ये वो मैटर है जो जिस पे ना मिस स्टेटमेंट है और ना स्कोप लिमिटेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन हो तो ये रिक्वायर करेगी मॉडिफाइड ओपिनियन। ठीक है, ये मॉडिफाइड ओपिनियन में जाएगा, एमसीक्यू मैटर में नहीं आएगा। क्लियर? और एग्जांपल्स बताइए मेरे भाई जी, एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? एक्सेप्शनल लिटिगेशन और रेगुलेटरी एक्शन। शाबाश, एक एग्जांपल। और आपने पूरी लिखनी है, मैं सिर्फ की पॉइंट पूछ रहा हूं आपसे, आपने पूरी। सब्सिक्वेंट इवेंट, शाबाश, 2 एग्जांपल्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट री इशूड और रीस्टेटेड, शाबाश।
मेजर डिजास्टर इफेक्टिंग एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन, अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू, ये चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी तो नहीं है, नहीं, अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू काउंटिंग स्टैंडर्ड और स्पेशल व्हेन स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क इज यूज। और एक और एग्जांपल भी, हाँ, व्हेन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज अनएक्सेप्टेबल बट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। क्लियर हो गई एग्जांपल? चलिए, अच्छा, ये केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम चीज क्या है वाला? एग्जाम्पल, सर्कमस्टेंसेस। इसकी डिस्कशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। अब वॉल्यूम 2 के जिस क्वेश्चन की डिस्कशन शेयर नहीं की थी उसको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन 28 था ना। क्वेश्चन 32 की डिस्कशन तो शेयर हो गई थी, ठीक है, वो कल लेट नाइट हुई थी लेकिन बार शेयर कर दी थी मैंने। अगर नहीं देख सके आज जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन 20, सबसे पहले रिक्वायरमेंट, कमेंट ऑन द इम्प्लीकेशन ऑफ द अबव मैटर ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब मुझे ये बताइए कि एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ आईआईएल। अच्छा, रिक्वायरमेंट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उसने कहा है इंपैक्ट बताइए ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर भी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लफ्ज ना होता तो हमें सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर इंपैक्ट बताना होता। अब हम ऑडिट रिपोर्ट में भी इंपैक्ट बताएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा बताइए, ऑडिट रिपोर्ट के अलावा जो ऑडिटर ने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, अगर हम मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करनी है, दो चाबी गवर्नेंस को रिक्वेस्ट करनी है, वो प्रोसीजर को बढ़ाना है, अल्टरनेट प्रोसीजर वगैरह परफॉर्म करने की कोशिश कर, ये सारे पॉइंट्स हमें लिखने चाहिए इस केस स्टडी में। क्यों नहीं लिखने चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली उसने कहा है कि रिपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट बताओ, बाकी का कोर्स ऑफ एक्शन, बाकी के प्रोसीजर उसने रिक्वायरमेंट में मेंशन नहीं किए, तो बाकी और कुछ भी नहीं बताना। हाँ, रिपोर्ट के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, ऊपर वाला एलिमेंट इफेक्ट हो या नीचे वाला एलिमेंट इफेक्ट, जो कुछ भी इफेक्ट आ रहा है सारा बताना। लेकिन रिपोर्ट से बाहर कुछ भी, रिपोर्ट के अंदर सारा कुछ बताना है, जो जो जहां जहां इफेक्ट हो रहा है, और रिपोर्ट के बाहर कुछ भी नहीं बताना। क्यों भला? क्योंकि रिक्वायरमेंट में उसने कहा है मुझे इफेक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ। उसने इफेक्ट ऑन ऑडिट नहीं पूछा, उसने इफेक्ट ऑन, उसने कोर्स ऑफ एक्शन नहीं पूछा, उसने ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं। अगर ये अल्फाज रिक्वायरमेंट का हिस्सा होते तो फिर हम बताते हैं, पढ़ते हैं। और लेकिन ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन के हमारे दो हिस्से होंगे, एक में हम इफेक्ट ऑन ऑडिट, दूसरे में इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, टेक्निकली ना मुझे ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लफ्ज पहले लिखना चाहिए था, ऑडिट रिपोर्ट का बाद में, क्योंकि पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, उसके मुताबिक हम डिसाइड करते हैं ऑडिट रिपोर्ट में क्या आना चाहिए। लेकिन बहरहाल हम अपनी तरतीब में पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट और फिर बाद में ऑडिट रिपोर्ट की इफेक्ट बताएंगे। क्वेश्चन कह रहा है यू आर द सीनियर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट। सीनियर का मतलब क्या? आप टीम में सीनियर है, ऑडिट सीनियर, फॉर द ऑडिट ऑफ इकरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट यू became aware that a legal action has been instituted against IIL, यानी जिस क्लाइंट का हम ऑडिट कर रहे हैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन स्टार्ट हुआ है by some of its customers on account of disputes related to performance of its products। पहली चीज मुझे बताइए, जब कभी लिटिगेशन आएगी, लीगल केस आएगा, बेस्ट एविडेंस क्या होता है हमारा? लॉयर का ओपिनियन। लॉयर का ओपिनियन, हम लॉयर से पूछते हैं बताओ इस केस का क्या होगा, हारेंगे जीतेंगे। हमारी जो रिकॉर्डिंग होती है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो लॉयर के ओपिनियन की बेस पे डिपेंड कर रही होती है। यानी अगर लॉयर कहे कि केस हार जाएंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है? प्रोविजन रिकॉर्ड होती है। अगर लॉयर कहे कि केस जीत जाएंगे, फाइनेंशियल प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करती बल्कि डिस्क्लोजर रिकॉर्ड करना है, याद है ना। यानी जब आउटफ्लो प्रोबेबल, लॉयर कहे आउटफ्लो प्रोबेबल है तो प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है। आउटफ्लो प्रोबेबल का मतलब यही है ना केस हार जाएगा। और अगर कहे आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है या यानी पॉसिबल है, फिर डिस्क्लोज करना। तो ये तो लॉयर के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, आगे बताएगा शायद लॉयर, कह रहा है इन रिस्पॉन्स टू योर रिक्वेस्ट फॉर एन ओपिनियन द कंपनीज लॉयर हैज सिंपली स्टेटेड वी आर टोटली अनएबल टू गिव एनी एस्टिमेट्स। इसका मतलब है लॉयर भी अनसर्टन है। वो कहे भाई अभी अभी केस शुरू हुआ है, अभी एक दो पीछे, अभी कैसे बता दूं, अभी नहीं बता सकता। वी आर टोटली अनएबल टू गिव एनी एस्टिमेट। मुझे खुद नहीं पता क्या होगा अभी थोड़ा जरा डेवलपमेंट हो जाए केस में फिर मैं बता सकूंगा। क्लियर हो? तो अब बताइए आउटफ्लो प्रोबेबल एंड मेजरेबल है? आउटफ्लो प्रोबेबल मेजरेबल नहीं, क्योंकि वकील ने कुछ प्रोबेबल मेजरेबल कहा ही नहीं। आउटफ्लो प्रोबेबल एंड मेजरेबल नहीं है। आगे, नो प्रोविजन वाज मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पॉसिबल लॉस एज ए रिजल्ट ऑफ द क्लेम व्हिच आर कंसीडर्ड टू बी मटेरियल। कह रहा है कि अगर हम केस हार जाते हैं तो जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो मटेरियल होगी, यानी केस की अमाउंट मटेरियल है। आर फॉर द रिलेटेड लीगल एक्सपेंसेस ऑल्दो डिटेल्स ऑफ दोज लीगल क्लेम्स वर फुली डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स। अच्छा, पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि होना क्या चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस केस से रिलेटेड।
क्या प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए है? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर आउटकम का पता होता, अगर पता होता तो होनी चाहिए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सुन लें। ये जो गिवन केस है इसमें प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, क्यों नहीं होनी चाहिए? आउटफ्लो प्रोबेबल एंड मेजरेबल नहीं है, वो बेचारा वकील मेजर ही नहीं कर सका, वो वकील कुछ बता नहीं सका। आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है तो क्या करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसे डिस्क्लोज करना चाहिए। उसने ये इसलिए कहा कहीं आप ये ना कहे कि इमटेरियल है, जो मर्जी कर दो, अनमोडिफाइड ओपिनियन आएगा। कहता जो भी अमाउंट होगी ना वो होगी मटेरियल, जो भी अमाउंट है यानी केस की अमाउंट मटेरियल है, ताकि हम उसे इमटेरियल कह के सब कुछ इग्नोर ना कर दें। ठीक है, उसने कहा इमटेरियल एज्यूम ना करना है, मटेरियल। लेकिन अभी बता नहीं सके, अभी बता नहीं सकते वकील ने कहा, तो इसको डिस्क्लोज होना चाहिए। ये इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लियर है, प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए थी। अब इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट बताएं। अगर मैनेजर, अच्छा इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट उन्होंने फुली डिस्क्लोज कर दिया हुआ है। अच्छा, क्या इसमें ये हमें लिखना चाहिए इफ डिस्क्लोज्ड तो ये इफेक्ट ऑन रिपोर्ट है, इफ नॉट डिस्क्लोज ये नहीं लिखना चाहिए। ये क्यों नहीं लिखना चाहिए? शाबाश, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बताया। इसका मतलब है असूल हमें यह पता चला कि जो क्वेश्चन में उसने चीज स्पेसिफिकली बताई है वो एज्यूम नहीं करनी। आप स्टूडेंट्स की आदत बन जाती है कि जो चीज बताई होती है ना उसको भी एज्यूम करना शुरू। सर आपने खुद ही कहा था कि दोनों पॉसिबिलिटीज कवर करनी है। भाई वो कब कहा था? मटेरियलिटी के कंटेक्स्ट में, कि जब मटेरियलिटी के बारे में उसने ना बताया हो, बेंचमार्क ना दिया हो, तब कहा था इफ मटेरियल तो ये, इफ। इसका ये मतलब नहीं हर केस में ये करते हैं। एक वैसे में क्लियरली उसने कहा हुआ है नॉट डिस्क्लोज, वहां पे भी सोल्यूशन में लिख रहा होता है इफ डिस्क्लोज तो ये इफेक्ट होगा, इफ नॉट डिस्क्लोज तो ये इफेक्ट होगा। ठीक है, एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। मे बी वो इसका कोई एक आधा नंबर काट ले कि स्टूडेंट ने क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन की अजम्पशन ले ली है। गिवन इंफॉर्मेशन की एग्जाम्पशन तो अजम्पशन का असूल हमेशा होता है क्या? जो इंफॉर्मेशन नहीं है उसको अज्यूम करना, जो है उसको अज्यूम नहीं करना। इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या आएगा? डिस्क्लोज किया हुआ है, खा के पहले अनमोडिफाइड ओपिनियन तो बता दें। ओपिनियन सबसे अहम है, वो तो बता दें पहले। अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया। हाउएवर आगे क्या है? अब देखिएगा स्टूडेंट कैसे फेल होते, कैसे फेल होते बता, मैंने बता देता। हाँ, उसके जो 3 पॉइंट, शाबाश। कौन से 3 पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स आज सिर्फ एम्फेसिस ऑफ मैटर नहीं क्वेश्चन में लिखा करते। ये मैंने आपको कल भी समझाया था। सिर्फ एम्फेसिस ऑफ मैटर नहीं लिखना, एम्फेसिस ऑफ मैटर की जो इंफॉर्मेशन है वो भी लिखनी है कि मैटर बीइंग एम्फसाइज्ड, रेफरेंस, और आखिरी लाइन क्या थी? आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। अच्छा ये भाई मुझे बताइए, ये जो लाइन लिखी होती है एम्फेसिस ऑफ मैटर में, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, इसका मतलब ये हुआ, मैं समझ गया, इसके अंदर का कंसेप्ट समझ गया। इसका मतलब ये है कि जब कभी एम्फेसिस ऑफ मैटर रिपोर्ट में आएगा ना, जो ओपिनियन है वो अनमोडिफाइड होगा। इस लाइन का ये मतलब नहीं है आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड, इसका ये मतलब नहीं। दूसरा मतलब क्या है कि ये जो मैटर है ना इसकी वजह से ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है, किसी और मैटर की वजह से हो सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रिपोर्ट में एडवर्स ओपिनियन हो और उसके साथ एम्फेसिस ऑफ मैटर भी हो? बिल्कुल हो सकता है। शाबाश, ये क्वेश्चन क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। कंपनी के लॉस नहीं, कंपनी के लॉस का नहीं, ये लीगल केस में जो नुकसान होगा उसका एस्टिमेट दे रहा है। जो लीगल केस हारेंगे नहीं, एस्टिमेट भी वकील ही बताएगा कि नॉर्मली इस तरह के केस में कितने का कोर्ट हर्जाना करवाती है, पेनल्टी कितनी होती है, वकील को बेहतर पता होगा। कोई क्वेश्चन? चलिए इसको क्लोज करें, इसके अलावा असाइनमेंट में और कोई क्वेश्चन नहीं था। चलिए ये हमारी डिस्कशन हो गई एंड। अब चलते हैं, कंसेप्ट हो तो इसी तरह के क्वेश्चन। अब थोड़ा देखिए सिचुएशंस यही होती है लीगल केस वाली। अब वो जाहिर है इसको डिस्क्राइब करने का तरीकाकार थोड़ा वो चेंज करके दे सकता है कंसेप्ट, क्योंकि आप सिर्फ एम्फेसिस ऑफ मैटर लिख के बस कर देते हैं। आपने रिटन असाइनमेंट की थी? अच्छा एक मिनट, अरे एम्फेसिस ऑफ मैटर के साथ पॉइंट्स लिखे थे कि नहीं लिखे थे? नहीं लिखे थे ना, यही तो रीजन है, यही रीजन है कि आगे, क्योंकि आप सही तरीके से उसको जज नहीं कर पाते कि कितना लिखना है। वो कब को पता चलेगा? जब आप सोल्यूशन वगैरह को देखेंगे, एग्जामिनर कमेंट्स को देखेंगे, क्लास में जो उस्ताद टिप्स देता है उसको ज़हन में रखेंगे। ठीक है, तो एम्फेसिस ऑफ मैटर जब कभी किसी भी केस स्टडी के सोल्यूशन में आपने लिखना है, उसके साथ ये 3 बातें जरूर लिखनी है। पास्ट पेपर्स के किसी सोल्यूशन में आई कैप ने लिखी है, किसी में नहीं लिखी हुई।
लेकिन याद रखिए आपने हमेशा लिखनी है, क्योंकि रिसेंट एंड में वो इसको ऐड कर रहा है। जी अगर डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड था और हमने वो डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड नहीं किया, क्या ये मिस स्टेटमेंट होगी? यस, ये मिस स्टेटमेंट होगी, बिल्कुल मिस स्टेटमेंट होगी। टैक्स कंटीजेंसीज क्या होता है? टैक्स कंटीजेंसीज का मतलब ये होता है कि टैक्स वालों ने हमें कहा आपने जो असेसमेंट करके टैक्स जमा करवाया ना ये कम है, मजीद टैक्स जमा करवाएं। उन्होंने एफबीआर वाले ये आर्डर इशू कर देते हैं ना, असेसमेंट आर्डर। एक तो हमने असेस करके अपने सबमिट करवानी होती है, एक एफबीआर, और हमने अपील फाइल कर दी है। टैक्स लिटिगेशन को कहते हैं टैक्स कंटीजेंसी, यानी जब एफबीआर वालों के साथ आपका कोई डिस्प्यूट हो टैक्स मैटर्स के ऊपर, इसे कहते हैं टैक्स कंटीजेंसीज। जो रूटीन नेचर की टैक्स कंटीजेंसीज होती है इनके ऊपर एमसीएस ऑफ मैटर नहीं आता। हाँ, जो कोई बड़ी एक्सेप्शनल नेचर की टैक्स कंटीजेंसी होगी, जैसे एफबीआर हमारे खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दे कि टैक्स फ्रॉड किया हमने, टैक्स छुपाया, तो फिर वो क्या है? एक्सेप्शनल। यानी जब कभी किसी, याद रखे, जब कभी किसी भी केस की एक्सप्लेनेशन दे देना आपको, लीगल केस की, तो उसका मतलब है वो एक्सेप्शनल है। जैसे ये जो इकरा इंडस्ट्रीज वाला केस था, ये एक्सेप्शनल लिटिगेशन थी कि नहीं थी? कैसे पता चला एक्सेप्शनल लिटिगेशन थी? बताया था एग्जाम में जो भी केस आ जाए, जब तक कि वो खुद ना बताए कि रूटीन नेचर का। उसने खास तौर पे उसका केस को डिस्कस करने का मकसद कि जी ये एक परफॉर्मेंस से रिलेटेड था, कस्टमर ने फाइल किया था, ये उसको जो डिटेल बता रहा है, इसका मकसद यही है कि आपको इनडायरेक्टली मैसेज दे रहा है कि एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शन। ठीक, चलिए और कोई क्वेश्चन? जी अगर इसमें प्रोबेबल और मेजरेबल होता तो उस सूरत में हम क्या करते हैं? उस सूरत में प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं। और अगर क्लाइंट ने प्रोविजन रिकॉर्ड की होती तो हम प्रोबेबली इसके ऊपर एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ ना देते। हाँ, प्रोबेबली हम इसके ऊपर एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ ना देते। एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ में हम डिस्क्लोजर के ऊपर ज्यादा फोकस होता है हमारा, कि जो डिस्क्लोजर ज्यादा है हमें। अगर कोई अमाउंट्स दी गई हैं, अमाउंट्स, उनके ऊपर एम्फसाइज नहीं करते हो। इस केस में डिस्क्लोजर दिए हुए थे, हाँ जी, तो इसलिए हमने एमसीएस ऑफ मैटर इंक्लूड करवाया, हमने करवाया था एमसीएस ऑफ मैटर। अच्छा, यहाँ पे एक दो लाइंस लिखी हुई हैं, स्टूडेंट ने कहा है वो बता दिया एग्जाम टेस्ट में। एक है एक्सेसिव यूज ऑफ एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ शुड बी अवॉइडेड। कह रहे हैं एक्सेसिव यूज एमसीएस ऑफ मैटर अवॉइड करना है, यानी ये नहीं कि हर मैटर पे एमसीएस ऑफ मैटर इंक्लूड करना शुरू कर दें, नहीं, सिर्फ जो अहम है, जो फंडामेंटल फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग है, उन्हीं के ऊपर एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ देना है। बाकियों के ऊपर एमसीएस ऑफ मैटर आपको ये नहीं लगना चाहिए हर चीज ये अहम है, ठीक है। जैसे अगर आप मेरे से पूछे सर बताइए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा चैप्टर अहम है, मैं कहूँ लिखें चैप्टर 1, 2, 4, 3 निकाल दिया, यहां से करें 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 15, 16, 17, 18, 19 भी, 20, 21, 22, 23, ये है। हाँ, तक देखा क्या रहा है, क्या पीछे एग्जैक्टली उसी तरह कह रहा है कि रिपोर्ट में ये ना हो कि आप बहुत से मैटर्स को एम्फसाइज कर रहे हो, 10, 12, 15। कहता है फिर जब आप ज्यादा एम्फसाइज करते हैं तो वो फिर उसका मकसद खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं बता तो आप कहेंगे सर इतने तो सारी किताब ही कर लेते हैं, फायदा क्या हो आपसे पूछने का। तो उसी तरीके से एक्सेसिव यूज को अवॉइड करना है। प्रैक्टिकली 1 या 2 मैटर्स के ऊपर मैंने देखा हुआ एमसीएस ऑफ मैटर, 2 से ज्यादा के ऊपर मैंने नहीं देखा, शायद कभी देते हो, लेकिन 2 मैटर से ज्यादा एक रिपोर्ट के अंदर एमसीएस ऑफ मैटर मैंने नहीं देखा, 2 मैटर्स मैक्सिमम। यही हमें बता रहा है 10-12 मैटर्स नहीं होने चाहिए आपकी रिपोर्ट में। फिर कह रहे हैं एमसीएस ऑफ मैटर व्यू तो आपको पता चल गया, इज नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। इसका मतलब क्या हुआ, यानी ये नहीं जहां पे मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न लदा पैराग्राफ है, उसकी सिचुएशन अलग है। एमसीएस ऑफ मैटर लदा पैराग्राफ है, इसकी सिचुएशन अलग है। आप दोनों को सब्स्टिट्यूट यूज नहीं कर सकते। यानी ऐसा नहीं है कि कहीं पे एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ देना था उसके बजाय आपने मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न दे दिया, या कहीं पे मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा देना था, आपने उसके बजाय एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए जी। देखें, इनका क्वेश्चन है, इन्होंने एक स्पेसिफिक सिचुएशन मेरे साथ डिस्कस की है और कहा है कि क्या इसके ऊपर भी एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ आएगा। सुन लें,
स्टैंडर्ड ने ये बताया हुआ है, मैं उस सेशन डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन उस कंसेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ जो उन्होंने पूछा है। स्टैंडर्ड ने कहा है कि ये एम्फेसिस ऑफ मैटर की डेफिनेशन है और ये आइडर की जजमेंट पे डिपेंड करेगा। यानी आइडर को जो भी मैटर फंडामेंटल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगता है ना, जो भी आइडर को ऐसा फील होता है कि ये मैटर फंडामेंटल फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ऑडिटर उसके ऊपर एम्फेसिस ऑफ मैटर दे सकता है। फिर स्टैंडर्ड ने हमें एग्जांपल दी कि प्रैक्टिस में इस रूल को सामने रखते हुए ज्यादातर किन केसेस में एम्फेसिस ऑफ मैटर दिया जाता है, वो 6-7 एग्जांपल हमने पढ़े, ठीक है। लेकिन याद रखिए इसके अलावा भी कुछ मैटर्स के ऊपर प्रैक्टिकली एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ दिया जा सकता है। शर्त यह है कि ऑडिटर की जजमेंट में वो फंडामेंटल फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी डेफिनेशन को मीट कर रहा हो, डेफिनेशन को मीट कर रहा हो, ठीक है। एग्जाम्पल मैं इसलिए नहीं दे रहा, मैंने एग्जाम्पल अगर आपको दी ना तो आपने हमेशा उसमें वही करना है। एग्जाम्पल है जरूर, लेकिन आपके लेवल पे उस एग्जाम्पल का इंपैक्ट कुछ हो रहा है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ध्यान में रखिएगा कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ज्यादा भी सिचुएशन पॉसिबल हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस में पॉसिबल है आपकी जजमेंट की बेस पे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या करना है, सिर्फ जो लिस्ट आपको दे दी है यही रखना है, यही आपका A to Z है। इस लिस्ट इंशाल्लाह यही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, आएगा तो मेरी जिम्मेदारी है। आपने इसी के अंदर इन्हीं एग्जाम्पल को याद करना है, इन्हीं में से कोई एग्जाम्पल आई तो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आपने लिखना है, और अगर इनके अलावा कोई एग्जाम्पल हुई तो उसके ऊपर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ नहीं लिखना, ठीक है। वो जिस एरिया की एग्जाम्पल होगी, जिस मैटर की एग्जाम्पल होगी वो लिखेंगे। क्लियर होगी मेरी बात? यानी प्रैक्टिकली एडिशनल सिचुएशन पॉसिबल है एम्फेसिस ऑफ मैटर की एग्जाम लेवल के लिए, इससे ज्यादा कोई एग्जाम्पल नहीं। क्लियर? और ये एग्जाम्पल आपको याद होनी चाहिए। वैसे मेरा भाई शाबाश, आपने वैसे एक्स्ट्रा सोचा, कौन थे भाई ये एक्स्ट्रा सोचा जो मैंने आपको एम्फेसिस ऑफ मैटर की वो सिचुएशन याद है जो मैंने सिखाई हुई है, सुनाई मेरा भाई? वो याद नहीं और भाई एक्स्ट्रा सो के बारे में परेशान हो रहा है कि इसके अलावा भी पॉसिबल है कि नहीं, वो भी याद कर ले, वो ज्यादा बेहतर है जो एग्जाम में आनी है। बाकी आपके प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिस में जाएंगे तो सीख लेंगे कब एम्फेसिस मैटर देना। अब चलते हैं हम अदर मैटर की तरफ। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? अदर मैटर पैराग्राफ। अच्छा, हमने स्टडी किया था ऑडिट रिपोर्ट में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनमें सबसे अहम एलिमेंट कौन सा है? ओपिनियन और बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन। अच्छा, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो हर रिपोर्ट में आते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो किसी रिपोर्ट में आते हैं किसी में नहीं आते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कौन से एलिमेंट है जो किसी रिपोर्ट में आते हैं किसी में नहीं? वो है एम्फेसिस ऑफ मैटर, वो है अदर मैटर, वो है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, वो है की ऑडिट मैटर। तो हम अगले 3-4 लेक्चर्स में यही सीखेंगे कि ये पैराग्राफ किन सिचुएशंस में आते हैं, और अगर किसी सर्कमस्टेंशियल सिचुएशन में ये पैराग्राफ आएंगे हमने इनको ड्राफ्ट कैसे करना है, यानी इन पैराग्राफ की सर्कमस्टेंसेस और ड्राफ्टिंग भी सीखेंगे। जैसे कल एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ की ड्राफ्टिंग सीखी ना हमने। एम्फेसिस ऑफ मैटर, मेरा भाई मुझे बता दीजिए एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ की ड्राफ्टिंग, छुट्टी में बताइए। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ की ड्राफ्टिंग सुना दे। 2.5 लाइनें थी ना, 2-2.5 लाइनें, से ज्यादा तो काम नहीं था। We draw your attention to note number X of financial statement, which fully describe the effect of uncertainty relating to outcome of litigation filed against company by XYZ, और फिर our opinion is not modified in respect of this. बिल्कुल ठीक है। तो एम्फेसिस ऑफ मैटर हमने समझ लिया। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं अदर मैटर पैराग्राफ। अदर मैटर पैराग्राफ, अच्छा ये ध्यान में रखिए, पहले इसका कंसेप्ट आपको मैं बता दूं। एम्फेसिस अदर मैटर पैराग्राफ भी एम्फेसिस ऑफ मैटर ही की तरह ना तो कोई मिस स्टेटमेंट है ना ही कोई स्कोप लिमिटेशन। यानी एम्फेसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर में सिमिलरिटी क्या हुई कि दोनों ही ना मिस स्टेटमेंट है ना स्कोप, क्योंकि अगर मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन हो तो मॉडिफाइड ओपिनियन में जाए, एम्फेसिस ऑफ मैटर अदर मैटर में थोड़ा ही है, ठीक है। तो अदर मैटर भी ना मिस स्टेटमेंट है और ना ही स्कोप लिमिटेशन है, ठीक है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये कोई ऐसा मैटर है जो ऑडिटर जरूरी समझता है कि शेयर होल्डर्स को यूजर्स को कम्युनिकेट करे, जो ऑडिटर जरूरी समझता है कि शेयर होल्डर या यूजर्स को कम्युनिकेट करे। भाई एम्फेसिस ऑफ मैटर में भी तो यही था कि रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं थी, लेकिन ऑडिटर जरूरी समझ रहा था कि शेयर होल्डर्स को बता देना चाहिए। तो फिर दोनों में सिमिलैरिटी तो समझ आ गई, फर्क किस जगह पे आया? दोनों में फर्क सिर्फ एक ये है कि एम्फेसिस अगर वो मैटर ऐसा हो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट कर रहा है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर्स में शामिल है, तो हम उसको एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में लिखते हैं। और अगर मैटर जो ऑडिटर जरूरी समझ रहा है बताना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं, वो ऑडिट से रिलेट कर रहा है, ऑडिटर से रिलेट कर रहा है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके प्रोसीजर से रिलेट कर रहा है, तो फिर उसे हम अदर मैटर पैराग्राफ में इंक्लूड करते हैं। यानी इन शॉर्ट एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ रिलेट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, अदर मैटर पैराग्राफ रिलेट करता है ऑडिटर से।
एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ लाजमी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होगा, अदर मैटर पैराग्राफ लाजमी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं होगा। एमसीक्यू मैटर रिक्वायर्ड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करवाना, और अदर मैटर रिक्वायर्ड नहीं होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करना। क्यों भला रिक्वायर्ड नहीं होता? क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट ही नहीं करता, वो तो रिलेट करता है ऑडिट से। तो जो चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आनी चाहिए, और जो ऑडिट से रिलेट करे ऑडिट रिपोर्ट में आनी चाहिए। भाई क्लियर है? दोनों में फर्क समझ आ गया? चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन देखें। देखिए डेफिनेशन उसी लाइन पे है जिस लाइन पे एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ की डेफिनेशन थी। क्या? अदर मैटर पैराग्राफ इज इंक्लूडेड इन ऑडिटर रिपोर्ट इफ ऑडिटर कंसीडर इट नेसेसरी टू कम्युनिकेट अर्थात टू ड्रा यूजर अटेंशन। यहाँ पे टू कम्युनिकेट ए मैटर, टू क्यों भला? क्योंकि अटेंशन ड्रा करने के लिए वो मैटर कहीं मौजूद होना चाहिए, टेंशन ड्रा करने के लिए वो मैटर कहीं मौजूद होना चाहिए। लेकिन अगर कोई मैटर मौजूद नहीं है आप उसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, टेंशन ड्रा नहीं कर सकते। इसीलिए यहां पे ड्रा का लफ्ज नहीं, उसने कम्युनिकेट का वर्ड यूज, टू कम्युनिकेट ए मैटर विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज, जो डिस्क्लोज नहीं है। क्यों डिस्क्लोज नहीं है? नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज, नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज। अच्छा पहले ना एक सेशन में मैंने क्या किया, एक छोटी आपको बता रहा हूं, बात का एक लफ्ज की गलती से कंसेप्ट जो है ना वो कैसे स्टूडेंट गलत समझ जाते हैं। जैसे पहले एक मैंने आपको कल एग्जांपल और भी नॉन मॉडिफाइड एक सेशन में मैंने यहां पे लिखा टू कम्युनिकेट ए मैटर नॉट डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका भी कंसेप्ट यही बनता है ना, क्योंकि वो डिस्क्लोज नहीं है, अदर मैटर का मैटर डिस्क्लोज नहीं होता ही नहीं है ना, तो नॉट डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख दिया करता था मैं पहले। फिर एक केस स्टडी मैंने टेस्ट की जिसमें मैंने कहा क्लाइंट के खिलाफ लीगल केस फाइल हुआ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका डिस्क्लोजर नहीं है, इफेक्ट क्या होगा? अच्छा मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, स्टूडेंट कहेगा मिस स्टेटमेंट है, अगर इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, और अगर परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन। लेकिन स्टूडेंट ने क्या लिखा? अदर मैटर पैराग्राफ। और मैंने कहा अदर मैटर पैराग्राफ कहां से आ गया? तो सर डेफिनेशन में देखे आपने लिखा है कि अदर मैटर पैराग्राफ नॉट डिस्क्लोज होता है, तो जहां कहीं केस स्टडी में नॉट डिस्क्लोज आ गया ना तो वहां पे हम अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड कर दिया करेंगे। क्या ये कंसेप्ट ठीक है? ये कंसेप्ट गलत है। वो क्यों मिस स्टेटमेंट है? लिटिगेशन जो थी डिस्क्लोज नहीं की वो, क्योंकि वो रिक्वायर्ड थी डिस्क्लोज करना। अदर मैटर डिस्क्लोज नहीं होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन उसके बावजूद ये मिस स्टेटमेंट नहीं है। क्यों मिस स्टेटमेंट नहीं है? क्योंकि रिक्वायर्ड ही नहीं होता, रिक्वायर्ड ही नहीं होता। जिसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल है ना जो टेस्ट होती है बार बार, वो ये है कि अगर पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया, सबसे ज्यादा एग्जांपल कैफ और सीफैप दोनों जगह पे जो टेस्ट होती है अदर मैटर की, वो बता रहा हूं आपको। पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया, इस साल का ऑडिट हमने किया। मुझे बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ इस साल की फिगर आ रही होती है कि कंपैरेटिव भी आ रहा था? अब अगर हम पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट देंगे तो यूजर ये समझेगा ना कि सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने वेरीफाई की है। यूजर ये भी समझ सकता है कि इस साल की फिगर है तो पिछले साल की फिगर भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है, तो यूजर ये समझ सकता है कि नहीं कि कंपैरेटिव भी हमने ऑडिट किया हुआ है, हालांकि कंपैरेटिव हमने ऑडिट नहीं किया। तो मुझे बताइए क्या हमें ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर को बता देनी चाहिए कि भैया इस साल की फिगर हमारी जिम्मेदारी है, पिछले साल की फिगर हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं, पिछले साल की फिगर हमने ऑडिट नहीं की, वो तो किसी और ने ऑडिट की है, ये बता देना चाहिए कि नहीं? अच्छा बताइए ये वाला मैटर कि पिछले साल की फिगर हमने ऑडिट नहीं की, किसी और ने की है, ये वाला मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करता है कि ऑडिट से? क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना रिक्वायर्ड है? तो फिर इसे हम कहां डिस्क्लोज करते हैं, कहां बताते हैं? अदर मैटर पैराग्राफ में। और अगर केस स्टडी में कहते हैं कि पिछले साल का ऑडिटर कोई और था, इस साल आप अपॉइंट हुए हैं, पिछले साल का ऑडिटर कोई और था, इस साल आप अपॉइंट हुए हैं, और ये इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं है, तो आप इसको मिस स्टेटमेंट लेंगे ना? नहीं, डिस्क्लोज नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं? रिक्वायर्ड नहीं, इस पे अदर मैटर पैराग्राफ आएगा। तो ये अब आपको समझ आया ये इसका क्या मतलब है? ये टू कम्युनिकेट ए मैटर। फिर उसके बाद मैंने आदत बना ली, इसी तरह बंदा सीखता है ना कि हमेशा नॉट डिस्क्लोज के दरमियान में नॉट रिक्वायर्ड भी ऐड करना है। कि ये क्यों नहीं? क्योंकि रिक्वायर्ड ही नहीं होता डिस्क्लोज करना, क्योंकि जो चीज डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है वो ना दे तो वो मिस स्टेटमेंट है, और जो रिक्वायर्ड ही नहीं और वो डिस्क्लोजर नहीं दिया वो अदर मैटर। ये फर्ज ध्यान में रखिएगा, आइंदा कभी लीगल केस के बारे में कहे ना कि डिस्क्लोजर इंक्लूड नहीं किया तो आपने ये नहीं कहना ये तो अदर मैटर होता है जिसमें डिस्क्लोजर इंक्लूड नहीं होता, अदर मैटर है। नहीं, दुनिया में सिर्फ एमसीक्यू मैटर अदर मैटर नहीं है, सिर्फ और भी चीजें हैं, वो भी सोचे मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट
व्हाट इज रेलिवेंट? रेलिवेंट, रेलिवेंट, ठीक है। रेलिवेंट कल क्या था? फंडामेंटल। आज क्या है? रेलिवेंट। कल क्या था? डिस्क्लोज, रिक्वायर्ड। आज क्या है? कल क्या था? ड्रॉ। आज क्या है? कम्युनिकेट। ठीक है। रेलिवेंट का मतलब है कि इतना ज्यादा अहम नहीं है। फंडामेंटल चीज ज्यादा अहम होती है ना, रेलिवेंट चीज का मतलब, रेलिवेंट का मतलब कम अहम, लेकिन बता देना बेहतर है। ठीक है, रेलिवेंट है, यूजर्स को बता देना बेहतर है। टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग, किस चीज की अंडरस्टैंडिंग? ऑडिट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब एमसीएस मैटर रिलेट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, अदर मैटर रिलेट करता है ऑडिट से। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड कम्युनिकेशन इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी कोई ऐसा मैटर कम्युनिकेट ना करना जो लॉ ने मना किया हो। दूसरे लफ्जों में क्या कह रहा है? अदर मैटर में कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर ना लिख देना। अदर के क्लाइंट ने कोक का ऑडिट करने के लिए गए, कोक कैसे बनती है इसका फार्मूला फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं पे भी नहीं था, लेकिन हमने कहा ये रेलिवेंट है, हमने तो वेरीफाई किया हुआ है, हमने तो ऑडिट में हमने तो इसके ऊपर अच्छी खासी मेहनत की थी, तो ये बता देना चाहिए। तो क्या अदर मैटर में बता दें? एमसीएस मैटर में बता दें? नहीं, ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। लॉ कहता है कॉन्फिडेंशियल मैटर डिस्क्लोज नहीं करने। हमारे ऊपर कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल है, मैटर के ऊपर कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल पता क्या है? क्या है कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल? कि क्लाइंट की जो इंफॉर्मेशन आपके साथ क्लाइंट शेयर करता है वो थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करने। ठीक है। हाँ, जिस तरीके से आप घर की बातें, मिसाल समझाने के लिए, घर की बातें बाहर नहीं ना बताते क्योंकि कॉन्फिडेंशियल मैटर होते हैं, उसी तरीके से एक क्लाइंट की बातें भी कहीं पे भी नहीं, ना किसी दूसरे क्लाइंट को ना किसी दूसरे पर्सन को। कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल है। ठीक है। घर की बातें बाहर बता दें तो घर वाले शायद आपको माफ कर दें, कुछ ना कहे। क्लाइंट की बात किसी दूसरी जगह पे आप बताएंगे ना, आई क्लाइंट भी नहीं छोड़ेगा, आई क्या भी नहीं छोड़ेगा, एससीसी भी नहीं छोड़ेगा आपको। तो ये है कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल। तो मैटर अगर प्रोहिबिटेड बाय लॉ है तो हमने फिर उसको कम्युनिकेट नहीं करना। अब केस स्टडी में आपको कहेगा एक मैटर है, रेलिवेंट है फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट, ऑडिटर उस मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना चाहता है, लेकिन क्लाइंट ने कहा सर ना कीजिए, ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है। नहीं, हाँ, आप लिखेंगे अगर ये रिक्वायर्ड बाय लॉ है कि कम्युनिकेट ना, तो फिर नहीं करेंगे। अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ तो फिर कर लेंगे, यानी दोनों पॉसिबिलिटी डिस्कस कर लेंगे। दूसरा, मैटर इज नॉट ए की ऑडिट मैटर। इसका मतलब क्या है कि अगर वो मैटर ऐसा है ना जो की ऑडिट मैटर की लिस्ट में है, तो फिर उसमें की ऑडिट मैटर दिया जाएगा, अदर मैटर नहीं दिया जाएगा। देखिए, हर पैराग्राफ की अपनी लिस्ट है। क्या आपको ये बात पता है? इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको जो आपके बहुत काम आएगी, फिर भी आपने इसके ऊपर अमल नहीं करना। बहुत काम ये आएगी कि हमारे जितने भी पैराग्राफ हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ हो, चाहे एमसीएस मैटर हो, चाहे अदर मैटर हो, चाहे गोइंग कंसर्न हो, चाहे की ऑडिट मैटर, हर पैराग्राफ की अपनी अपनी लिस्ट है। हर पैराग्राफ की अपनी अपनी लिस्ट है। हर पैराग्राफ की अपनी अपनी लिस्ट है। किस किस पैराग्राफ की अपनी अपनी लिस्ट है? अच्छा, जितना मर्जी रटा लगा याद कर ले, भूल आपने फिर जाना है, फिर जाना। ये बस क्लास की हद तक है। क्लास के बाद क्या हुआ, क्लास में क्या नहीं हुआ, कुछ पता नहीं होगा आपको, भूल जाएंगे सारा कुछ। तो मुझे अपनी अपनी लिस्ट है, यानी क्या कहना चाह रहा है? मॉडिफाइड ओपिनियन की अपनी लिस्ट है। क्या आपको मिस स्टेटमेंट की लिस्ट पढ़ाई? क्या आपको स्कोप लिमिटेशन की लिस्ट पढ़ाई? क्या आपको एमसीएस मैटर की लिस्ट पढ़ाई? आज अदर मैटर की लिस्ट पढ़ेंगे। इसके बाद नोट कर लीजिएगा, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं। इसके बाद की ऑडिट मैटर की लिस्ट भी पढ़ेंगे, इसके बाद गोइंग कंसर्न की लिस्ट भी पढ़ेंगे, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। हर एक लिस्ट होगी। आप एक एग्जाम्पल ऐसी नहीं निकाल सकेंगे जो एक जगह पे मौजूद हो और दूसरी जगह पे भी आ रही हो। एक एग्जाम्पल, ये तकरीबन मिल मिला के 50-60 एग्जाम्पल्स बनेगी मिल मिला के, लेकिन एक एग्जाम्पल भी ऐसी नहीं होगी जो आप कहें सर ये मिस स्टेटमेंट वाली लिस्ट में थी और ये अदर मैटर में भी आ रही है, सर ये स्कोप लिमिटेशन में थी, ये एमसीएस मैटर में भी आ रही है। एक एग्जाम्पल भी नहीं निकाल सकेंगे। दो सिचुएशन ऐसी हैं जिनमें सिचुएशन नंबर 1 में भी रिपोर्ट पे 2 जगह पे इफेक्ट आ रहा है, सिचुएशन नंबर 2 में भी, लेकिन रीजन डिफरेंट होती है। रीजन डिफरेंट है। मेन कंसेप्ट क्या है? आपको जो लिस्ट दी जाएगी हर पैराग्राफ की, हर एक पैराग्राफ की अपनी अपनी लिस्ट है। गारंटी के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्या भला
आप कोई भी एक एग्जाम्पल ऐसी नहीं निकाल सकते जो किसी दूसरी जगह भी आ रही हो, उस जगह भी आ रही हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर आप कहेंगे सर ये स्कोप लिमिटेशन में भी आ रही है, ये गोइंग कंसर्न में भी आ रही है, बताए एग्जाम में कहाँ लिखनी है? फिर तो आप ये पूछ रहे होंगे ना, नहीं है ही नहीं, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं, दोनों जगह लिखेंगे, है ही नहीं ऐसी पॉसिबिलिटी। तो समझना क्या कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, इसका दूसरा मतलब पता क्या है कि आपने हमेशा ये बात जहन में रखनी है कि कोई भी एग्जाम्पल आएगी ना, कोई भी एग्जाम्पल, ना आपने मिसक्लासिफाई करनी है ना आपने डुप्लीकेट करनी है। कोई भी एग्जाम्पल ना मिसक्लासिफाई करनी है ना डुप्लीकेट करनी। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं कि पढ़ी एग्जाम्पल एम्फेसिस ऑफ मैटर में फिट कर दें अदर मैटर में, पढ़ी एग्जाम्पल स्कोप लिमिटेशन में फिट कर दे की ऑडिट मैटर में। मिस क्लासिफिकेशन नहीं करनी, जो एग्जाम्पल जहां याद करवाई उधर ही फिट करना है, उधर ही फिट करना है। एक इसका मतलब ये है नॉट टू बी डुप्लीकेटेड का मतलब क्या है कि ये भी नहीं करना कि अच्छा एमसीक्यू मैटर में भी डाल दिया और उसको की ऑडिट मैटर में भी डाल दिया, ऐसे नहीं करना। हर पैराग्राफ की अपनी सिचुएशंस हैं, हर सिचुएशन ना मिसक्लासिफाई करनी है ना डुप्लीकेट करनी। यानी यूं समझ लीजिए ये सारे पैराग्राफ घर है और ये जो एग्जांपल्स है ना इनकी, ये इनके अफराद हैं। आपने हर फर्द को उसके घर में भेजना है, किसी फर्द को दूसरे के घर में नहीं भेज देना और ना ही किसी फर्द को दो घरों में फिट कर देना, ठीक है। नो सिचुएशन टू बी मिसक्लासिफाइड ना डुप्लीकेटेड। मिसक्लासिफाइड का मतलब समझ आ गया, डुप्लीकेटेड का मतलब समझ आ गया? नहीं आया समझ? कन्फर्म है। आधे से ज्यादा स्टूडेंट अभी भी केस स्टडी में गलतियां करेंगे, देख लीजिए, मेरा भी तजर्बा है, मेरा भी तजर्बा। आगे चलते हैं। ये डेफिनेशन, ये तो डेफिनेशन थी कंसेप्ट के लिहाज से, रिप्रोडक्शन के लिहाज से। अब आज के लेक्चर की सबसे अहम चीज एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल तो आपको पढ़ा भी दी, क्या भला पिछले साल गार्ड किसी और ने किया हो और इस साल हम आ जाए। अच्छा, पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया, इस साल हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड वर, यानी ऑडिट ही नहीं हुई या ऑडिट किसी और ने की। देखिए अगर ऑडिट नहीं हुई फिर भी तो हमें बता देना चाहिए भाईजान हमने नहीं पिछले साल का कंपैरेटिव ऑडिट किया, या किसी ने भी नहीं किया। क्योंकि अगर पिछले साल का कंपैरेटिव ऑडिट ही नहीं हुआ या किसी और ने ऑडिट किया, दोनों सूरतों में हमारी जिम्मेदारी से तो बाहर है, हमारी जिम्मेदारी, तो हमें दोनों सूरतों में कम्युनिकेट कर देना चाहिए कि पिछले साल का हमने ऑडिट नहीं किया। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, दो एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूं, मुझे बताना है किस में कि अदर मैटर आएगा और किस में एमसीक्यू मैटर आएगा। अच्छा, हो सकता है दोनों में एमसीक्यू मैटर या अदर मैटर आ जाए और ये भी हो सकता है दोनों में ना आए। एग्जांपल सुनिए, एग्जांपल सुनिए। पहली एग्जांपल, we have been appointed as auditor of ABC Limited, पहली एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल, we have been reappointed as auditor of ABC Limited। वे भाई बताएंगे जी, एक मिनट जी। फर्स्ट में we have been appointed, क्यों अपॉइंटेड का मतलब क्या? हाँ, लफ्ज अपॉइंटेड से आपको पता चल गया कि पिछले साल का ऑडिट हमने नहीं किया। कैसे पता चला? क्योंकि पिछले साल का भी अगर ऑडिट हमने किया होता ना तो वो केस स्टडी में लफ्ज अपॉइंटेड यूज ना करता, रीअपॉइंटेड यूज करता। उसने केस स्टडी, देखिए अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड के लफ्ज से हमारा रिपोर्ट के ऊपर 4 नंबर होते हैं। इस चीज के 4 नंबर, किस चीज के? केस स्टडी में ये गेस करने के कि अपॉइंटेड लिखा हुआ है कि रीअपॉइंटेड लिखा हुआ है। 4 नंबर। 4 नंबर कैसे? हमने तो सिर्फ इतना लिखना होता है कि अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड होगा, हाँ, उस अदर मैटर पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन क्या इंक्लूड होगी ये भी तो लिखना होता है। 3 नंबर इसके भी होंगे, 3 नंबर इसके। समझ आए? एमसीक्यू मैटर में पूरी बात लिखते थे कि सिर्फ हेडिंग लिख देते थे? पूरी बात सिखाई थी कल। अदर मैटर में भी पूरी बात लिखनी है कि सिर्फ हेडिंग? पूरी बात। तो वी हैव बीन अपॉइंटेड और वी हैव बीन रीअपॉइंटेड में फर्क समझ आया? जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। अच्छा, आपको इनिशियल ऑडिट और रिकरिंग ऑडिट बताया होगा ना, तो क्या मैं यूं कह सकता हूं कि जब कभी इनिशियल ऑडिट होगा अदर मैटर आएगा, जब कभी इनिशियल ऑडिट होगा अदर मैटर आएगा? देखा, वो कंसेप्ट भी लिंक हो गया हमारा इनिशियल ऑडिट का। चलिए, पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रायर पीरियड वर नॉट ऑडिटेड आर ऑडिटेड बाय अनदर, तो अदर मैटर आएगा। एग्रीड? आगे, ऑडिटर इशू रिपोर्ट्स ऑन मोर देन वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक ही कंपनी का एक ही साल, देखें इसका मतलब क्या, ये समझ लें।
क्लाइंट हमारे पास आता है, सर ऑडिट करवाना है, हम कहते हैं करवाएं। किस लिए करवाना है? सर स्टॉक एक्सचेंज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेचनी है शेयर होल्डर्स के लिए। हमने कहा ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रेमवर्क होगा जनरल पर्पस आईएफआरएस, आईएफआरएस के मुताबिक फाइनेंशियल। उसने कहा सर आईएफआरएस के मुताबिक फाइनेंशियल। ने कहा ठीक है। फिर उसने कहा सर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का दोबारा ऑडिट करना है। हमने कहा वो कैसे? उसने कहा फॉर एग्जांपल एक ये भी कह सकता है सर एफबीआर को देना है। अब वो जो केस स्टडी में एग्जांपल पूछता है ना, मैं वो एग्जांपल ऐड कर रहा हूं ताकि आपके जहन में रहे। हमने पूछा दूसरा, उसने कहा नहीं सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी ही हैं, इसी साल की है, लेकिन एग्जैक्टली यही नहीं है, उसमें फिगर्स थोड़ा सा चेंज होंगी। हमने कहा ये कैसे हो सकता है? हाँ, उसने कहा, हमने कहा ये, उसने कहा सर इसका फ्रेमवर्क आईएफआरएस नहीं है, इसका फ्रेमवर्क है यूएस गैप, यूएस गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन यूएस। मैंने कहा भाई यूएसए इधर क्या करने आ गया? उसने कहा सर असल में हमारे मेजॉरिटी शेयर्स यूएसए की कंपनी ने खरीदे हैं, उन्होंने कंसोलिडेशन करनी है। हमने उन्हें पहले साल में ना आईएफआरएस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भिजवाई थी, उन्होंने वापस कर दी। उन्होंने कहा भाई आईएफआरएस पाकिस्तान में चलते होंगे, हमारा यूएसए का अलग फ्रेमवर्क है, और सच में अलग फ्रेमवर्क है, उसे कहते हैं यूएस गैप। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ ही की चाहिए, इसी साल की चाहिए, लेकिन किसके मुताबिक? दूसरे फ्रेमवर्क के मुताबिक, यूएस गैप के मुताबिक, यूएस गैप के। तो क्या हम अब देखें, ये एग्जांपल वही नहीं बन गई? एक ही क्लाइंट एक ही साल, अब ऑडिटर दोनों का ऑडिट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, दोनों सेट, एक सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना होगा आईएफआरएस और दूसरा बना होगा यूएस। बताइए क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन इस सूरत में यूजर कंफ्यूज हो सकते हैं, वो समझ रहे होंगे कि हो सकता है, अब देखें इंटरनेट का जमाना है ना, आप सर्च करेंगे एबीसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने आ जाए तो आईएफआरएस की भी आ जाएंगी, यूएस गैप की भी आ जाएंगी, इंटरनेट का जमाना जो हुआ। तो यूजर कंफ्यूज हो सकता है कि इसी साल किसी कंपनी की इधर कुछ और प्रॉफिट है, इधर कुछ और प्रॉफिट है, तो उसको बता देना चाहिए कि ये फ्रेमवर्क डिफरेंट है। अगर ऑडिटर रिपोर्ट इशू करता है मोर देन वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्लियर हो गया, इसको खास मोर देन वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक ही कंपनी की एक ही साल की एक से ज्यादा सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अगर ऑडिटर रिपोर्ट देगा तो अदर मैटर होगा, अदर मैटर होगा। क्लियर हुई ये बात? चले अभी नहीं, रिपोर्ट एक ही नहीं आएगी। क्यों एक ही नहीं होगी? रिपोर्ट हो सकता है एक में गलतियां हो दूसरे में ना हो, ठीक, रिपोर्ट दो होंगी। आईएफआर जो पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई भेजी गई उनकी ऑडिट रिपोर्ट अलग होगी, और जो यूएसए में भेजी गई उनकी ऑडिट रिपोर्ट अलग होगी। अब हाँ, अगला सवाल ये अदर मैटर किस में आएगा? ये जब केस स्टडी आएगी फिर आपके साथ डिस्कशन होगी। यहाँ चले आपको मैं अभी बता दूं, दोनों में आएगा, दोनों में आएगा, दोनों में आएगा, ठीक है, दोनों में। लेकिन वैसे वो ज्यादातर पूछ रहा है उस दूसरी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी दूसरे सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हाँ भाई चले बहरहाल आगे चलते हैं। इफ ऑडिटर रिस्ट्रिक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, इसमें देखें ये एग्जांपल क्या थी? मोर देन वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। इसमें यूजर भी डिफरेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी डिफरेंट। ये जो एग्जांपल है ना, ऑडिटर डिस्ट्रीब्यूशन, इसके साथ लिख लें, ये है नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट और नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट पढ़ा था? नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट किस लिए होता है याद है? रिक्वायर्ड वाला, तो वो कौन रिक्वायर कर रहा होता फिर? वो कोई ना कोई बैंक, शाबाश, या कोई और। हाँ ठीक है, एफबीआर। बैंक की एग्जांपल लेके चलते हैं आगे। बैंक ने कहा लोन लेना है ना, कंपनी से कहा लोन लेना है ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करवा के लाओ। उन्होंने कहा अच्छा अभी ऑडिट करवाया है, सारे शेयर होल्डर्स को दिए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आपने ले। बैंक ने कहा भाई ये तो आपने अक्रूवल बेसिस पे बनाई है, हमें तो हमारा था, हमें प्रॉफिट से क्या लेना देना, हमें इंटरेस्ट से लेना देना है, और आपके एसेट्स आप रीपे कर पाएंगे कि नहीं, इससे लेना देना, प्रॉफिट से लेना देना। हमारे तो कैश बेसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ और वो हमें दो। रिक्वायरमेंट समझ आई? कंपनी ने कहा अच्छा अब तो इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेंगी। कंपनी ने ऑडिटर को एंगेज किया, कंपनी ने ऑडिटर को एंगेज किया, या यूं समझ ले कि इससे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी ही नहीं हुई थी। कंपनी लोन लेने, पार्टनरशिप लोन लेने के लिए, सोल प्रोवाइडर लोन लेने के लिए गया, बैंक ने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश बेसिस पे बना के लाओ और इनका ऑडिट भी करवा के लाओ। बैंक की रिक्वायरमेंट जेन्युइन है ना। कंपनी हमारे पास आई,
कहा सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाई है किसके मुताबिक, कैश बेसिस के मुताबिक। क्यों, बैंक ने कहा था। आप बराए मेहरबानी इसका ऑडिट कर दीजिए। क्या इसका ऑडिट हम कर सकते हैं? कर क्यों नहीं सकते? कर सकते हैं। कर क्यों नहीं सकते? कर सकते हैं। क्या हमें कैश बेसिस नहीं आती? बिल्कुल आती है। हमने क्या कर देंगे। लेकिन मुझे ये बताइए, ये ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बन रही है? बैंक के लिए। तो क्या यहां पे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन कर देना चाहिए दिस रिपोर्ट इज ओनली फॉर बैंक, नॉट टू बी यूज्ड बाय अदर, नॉट टू बी यूज्ड बाय अदर। इसका फायदा ये होता है, कल कलाम को अगर इसका फायदा क्या होता है, फायदा बता दूं, फायदा नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। कल कलाम को अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ निकल आए ना, तो हमें सिर्फ बैंक हमारे खिलाफ केस कर सकता है और कोई पार्टी नहीं कर सकती। स्टैट्यूटरी ऑडिट में तो चूंकि जनरल मेंबर्स होते हैं सारे पब्लिकली, तो उसमें कोई भी केस कर सकता है मेंबर। लेकिन इस केस में इसलिए याद रखें, ये अदर मैटर पैराग्राफ ऐड करना हमेशा ऑडिटर के लिए बेहतर होता है। क्लियर हो गई सिचुएशन? तो अब मुझे ये बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैनेजमेंट हमारे पास आई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश बेसिस के मुताबिक बनी है। उन्होंने बताया कि जी बैंक को रिपोर्ट जमा करवानी है, सिर्फ बैंक के लिए रिपोर्ट बन रही है। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर लिया, कैश बेसिस के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी हुई थी। अब हम रिपोर्ट बता रहे हैं, इफेक्ट ऑन रिपोर्ट बताइए क्या आएगा जी। अब देखिएगा स्टूडेंट कैसे फेल होते हैं, स्टूडेंट कैसे फेल, क्या इफेक्ट होगा। फिर से क्वेश्चन बताऊं, मैनेजमेंट आए, सर बैंक से लोन लेना था, बैंक वालों ने कहा कैश बेसिस के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के लाएं, कैश बेसिस के मुताबिक फाइनेंशियल बना के लाए हैं, इनको ऑडिट कर दीजिए। रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ बैंक को जानी है और किसी को नहीं जानी। हमने कहा ठीक है, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर लिया, सब कुछ कैश बेसिस के लिहाज से ठीक था। इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताइए। हाँ शाबाश, सबसे पहले क्या लिखेंगे, अनमोडिफाइड ओपिनियन, और फिर अदर मैटर पैराग्राफ ऐड करेंगे जिसमें लिख देंगे कि ये सिर्फ बैंक के लिए है। देखा, ये फर्क होता है क्लास में कंसेप्ट सीखने में और प्रैक्टिस करने में। क्लास में आप सिर्फ करंट टॉपिक के ऊपर गौर कर रहे होते हैं, हालांकि कल चीख के बताया था अगर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क हो तो एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ ऐड करना है। इसमें अदर मैटर तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ एमसीएस ऑफ मैटर भी आएगा, साथ ही साथ एमसीएस ऑफ मैटर भी आएगा। एमसीएस ऑफ मैटर क्यों आएगा? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। अदर मैटर क्यों आएगा? क्योंकि रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। कुछ समझ आई आपको? क्या एक ही रिपोर्ट के अंदर एमसीएस ऑफ मैटर और अदर मैटर दोनों आ सकते हैं? दोनों क्या, चारों आ सकते हैं। चारों कौन? मॉडिफाइड ओपिनियन भी आ सकता है, और की ऑडिट मैटर भी आ सकता है, एमसीएस ऑफ मैटर भी आ सकता है, अदर मैटर भी आ सकता है, बल्कि अगर इजाजत दें तो गोइंग कंसर्न भी आ सकता है। पांचवा, ये लो, पांचों के पांचों आ सकते हैं। हाँ, एक सिचुएशन में यहां पे देखिए, उन्होंने कहा सर आपने अभी बताया था एक सिचुएशन जो है उसका इफेक्ट देखिए, केस स्टडी में मल्टीपल सिचुएशन है। ये एक सिचुएशन की वजह से दो पैराग्राफ नहीं आए ना। एमसीएस ऑफ मैटर किस वजह से आया है? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की वजह से। अदर मैटर किस वजह से आया है? कोर्ट रिस्ट्रिक्ट करने की वजह से। दोनों के सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हैं। आईकैप ने सिर्फ इतना किया, एक केस स्टडी में दोनों सर्कमस्टेंसेस ऐड कर दिए। जो बताया था आईकैप का लेटेस्ट तरीका वारदात है, रिलेटेड पार्टी में भी बताया था ना, एग्जांपल याद है? फिक्स एसेट्स डिस्पोज किया लॉस पे, तो क्या रिस्क है? एक था डेप्रिसिएशन का और एक रिलेटेड पार्टी का था, रिलेटेड पार्टी का था। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, एड्रेस भी चेंज होगा, एड्रेस ही बैंक आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, वो भी ठीक है। अच्छा, इफ देयर इज स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हुज इफेक्ट इज परवेसिव। अच्छा, अगर स्कोप लिमिटेशन हो बाय मैन, शाबाश, स्कोप लिमिटेशन है बाय मैनेजमेंट। अच्छा, एक मिनट हरे, स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट परवेसिव, ओपिनियन बताए। ओके, स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट इफेक्ट परवेसिव। हाँ, यहां पहले विड्रॉ करना है। स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट का आपको पता है ना, इफेक्ट ज्यादा सेवियर होता है। फिर से बताइए, स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट परवेसिव, डिस्क्लेमर करेक्ट। स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट इफेक्ट परवेसिव, विड्रॉ इफ पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल, अगर मुमकिन हो। अब कब मुमकिन है कब मुमकिन नहीं है, इसको गोली मारे। इफ पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल।
और अगर विड्रॉल पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल ना हो तो फिर क्या करना है, फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है और साथ ही साथ अदर मैटर भी देना है। अब कहें फिर सर एक सिचुएशन में दो कैसे आ सकते हैं, कौन सा है? यानी फिर से सुने, नहीं समझ आई बात। स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट परवेसिव है, कौन सा ओपिनियन? डिस्क्लेमर। स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, इफेक्ट परवेसिव है। विड्रॉल क्यों? क्योंकि ज्यादा स्वेयर रिस्क है, ज्यादा स्वेयर मसला है। विड्रॉल इफ पॉसिबल प्रैक्टिकेबल, और अगर विड्रॉल पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल नहीं है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे, लेकिन साथ में अदर मैटर पैराग्राफ। भाई ये क्यों ऐड करे? ये इस वजह से कि विड्रॉ क्यों नहीं किया, ये इस वजह से कि विड्रॉ क्यों नहीं किया, ये इस वजह से नहीं कि स्कोप लिमिटेशन है उसका इफेक्ट, इस वजह से नहीं कर रहे, इस वजह से नहीं कर रहे। आप ये ना समझे कि कहीं एक ही चीज का, देखिए वो केस एक है लेकिन रीजनिंग डिफरेंट है। केस एक है क्या कि स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, परवेसिव है, विड्रॉल पॉसिबल प्रैक्टिकेबल नहीं है। केस स्टडी एक है लेकिन इसका इफेक्ट दो जगहों पे जा रहा है, एक डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, एक अदर मैटर, लेकिन दोनों की रीजनिंग डिफरेंट है। विड्रॉ डिस्क्लेमर किस वजह से है? स्कोप लिमिटेशन की वजह से, और अदर मैटर किस वजह से है कि क्यों विड्रॉ नहीं किया, जो करना चाहिए था। ये बात समझ आए? तो मुझे बताइए, स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट परवेसिव है, अदर मैटर आएगा? स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट परवेसिव है, अदर मैटर आएगा? नहीं आएगा, डिस्क्लेमर आएगा। ये रेगुलर है। स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, फिर आएगा। और ये जहन में रखिएगा, एग्जाम में आई कैप इतना शरीफ ना कभी रहा ना कभी होगा कि आपको खुद से बता दे स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है। ये अल्फाज नहीं, बल्कि आपको कैसे बताएगा, आपने मैनेजमेंट से कोई इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट की, मैनेजमेंट ने वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं की, ये तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए ये स्कोप लिमिटेशन सादा नहीं है, ये बाय मैनेजमेंट है। तो केस स्टडी में सादा वाली स्कोप लिमिटेशन और बाय मैनेजमेंट वाली स्कोप लिमिटेशन पहचान लेंगे क्या? केस स्टडी में सादा वाली स्कोप लिमिटेशन पहचान लेंगे? नहीं पहचान पाएंगे, नहीं पहचान, आधे से ज्यादा स्टूडेंट नहीं पहचान पाएंगे। हालांकि बार बार रिपीट कर देता हूं, स्कोप लिमिटेशन सादा हो, इफेक्ट परवेसिव हो, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, लेकिन स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, इफेक्ट परवेसिव है, तो विड्रॉल इफ पॉसिबल प्रैक्टिकेबल। अगर विड्रॉल पॉसिबल प्रैक्टिकेबल नहीं है, डिस्क्लेमर और साथ में अदर मैटर। अच्छा, अदर मैटर स्कोप लिमिटेशन की वजह से नहीं दे रहे, अदर मैटर हाँ स्कोप लिमिटेशन की वजह से तो डिस्क्लेमर दे रहे हैं, अदर मैटर विड्रॉ नहीं किया इस वजह से दे रहे हैं। शाबाश, बेहतरीन प्रेजेंटेशन। अच्छा 2 मिनट सेपरेटली प्रेजेंट किया जाए, जैसे एमसीक्यू मैटर लदा हेडिंग के साथ, वैसे भी अदर मैटर लदा हेडिंग के साथ प्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर? प्लेसमेंट कहां होगी? रिपोर्ट के एंड पे। एमसीक्यू मैटर की किधर होती थी भला? बेसिस के बाद, इसके एंड पे होगी। इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो अभी नहीं बता रहा, वो फिर वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम नहीं है, लिखा हुआ है लेकिन वो बाद में। हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे अहम है ड्राफ्टिंग, वो एक दफा पढ़ लें सवाब की नियत से, दो तीन लाइनें एग्जाम्पल। अच्छा, ऊपर अदर मैटर पैराग्राफ आना चाहिए। अदर, अच्छा ये क्या लिखा है? प्राइवेट हेडिंग, इसका मतलब है इसकी भी हेडिंग होती है, एमसीक्यू मैटर की हेडिंग होती थी, अदर मैटर की भी होती है। आपने ये पढ़ के मुझे बताना है कि ये 1 2 3 4 कौन सी वाली एग्जाम्पल का है? The financial statements of ABC company for the year ended 30th December 2020 were audited by another auditor who expressed an unmodified opinion on these statements on 31 March. Who expressed unmodified opinion on 31 March? Who expressed unmodified opinion? Another auditor, यानी predecessor auditor. बात समझ? अगर आपसे कहा जाए अदर मैटर पैराग्राफ लिख दो, लिख देंगे। अगर कहा जाए ये लिखा हुआ, इसमें से गलतियां निकालो, निकाल देंगे। टेस्टिंग का इसका तरीकाकार एग्जैक्टली वैसे ही जैसे एमसीक्यू मैटर का, यानी या तो रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में हमसे लिस्ट पूछ सकता है, या हमें केस स्टडी में बताएगा इसी में से कोई सिचुएशन, और हमने उसे बताना होगा कि इसमें अदर मैटर पैराग्राफ आएगा, या ड्राफ्टिंग या एरर्स आइडेंटिफाई करने का कहेगा। क्लियर होगी? आपको ड्राफ्ट करने के भी काबिल होना चाहिए, आप में 3 स्किल होनी चाहिए। आज के लेक्चर के बाद कोई भी सिचुएशन है जिसमें अदर मैटर पैराग्राफ आ रहा है,
आप आइडेंटिफाई कर ले इसमें मैटर आएगा, इनमें से कोई भी सिचुएशन है। पहले से दूसरी स्किल आपसे अगर कहे ड्राफ्ट करके दो, ड्राफ्टिंग करनी आनी चाहिए। तीसरी स्किल आपसे कहे ड्राफ्ट मैं करता हूँ, गलतियां तुम निकालो, आपको इस काबिल होना चाहिए। क्लियर जी? असाइनमेंट नोट कर लें, इसकी डिस्कशन फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।